हेलो एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री। तो इसके कई सारे फीचर हमने बताए कि किन किन को ये फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो ये क्लास 6 का हिस्ट्री है जो लेसन नंबर 7 तक अपलोडेड है। ये 8वां चैप्टर है। तो देखिए जो क्लास 6 के जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये फ़ायदा है ही। बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन एग्ज़ाम के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है तो वो सब भी आपको कवर करेगा। और वहाँ से सवाल जहाँ से बनते हैं वहाँ पर मैं निशान देख कराऊँगा, आपको टिक करवाऊँगा कि यहाँ से सवाल बनते। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, ख़ास तौर से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए। इस वीडियो को और पूरे चैप्टर के वीडियोस को फॉलो करें और आगे भी 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, पॉलिटी पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो मैंने स्टार्ट की है। मैं इसको आप लोग का सपोर्ट चाहिए, मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँ। बगैर आपके सपोर्ट के नहीं हो पाएगी। तो सपोर्ट करो, कंट्रीब्यूट करो, ठीक है, और हमारे साथ बने रहो। तो ये अध्याय 8। तो हमने आपको कहा कि हर एक चैप्टर का पिछले चैप्टर से लिंक होता है। तो अगर आपको कहीं से अगर आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो दिक्कत होगा। बेहतर है कि जो पिछला चैप्टर है उसको पढ़ लो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। तो जो पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा वो आकर के ये पढ़े, और फिर अगर कोई पिछला पढ़ करके कुछ कंसेप्ट, कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं समझ में आई, वो समझने के लिए वीडियो देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसी वीडियो को कंटिन्यू करो। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो फिर पहला 1 से लेकर के 8 तक देखो, ठीक है। तो लेसन नंबर 8 है खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टोरी की तरह है डोमेस्टिकली, जो हमेशा एनसीईआरटी इस तरह के सवाल पहले करता है, फिर उसके बाद चैप्टर में आपको कंटिन्यू करता है। लोहार की दुकान पर प्रभाकर। तो प्रभाकर क्या है, लोहार के काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी औजार बनाने के लिए। तो लोहे की एक छड़ को गर्म कर कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। तो लोहे के औजार और खेती, तो लोहे की खोज कब हुई और फिर इससे खेती करने की शुरुआत कब हुई, तो अब इसके इतिहास को हम जानेंगे। प्रभाकर ने जब लोहार को काम करते देखा, अब हम लोहा की पूरी इतिहास जानेंगे और कैसे इंसान लोहे की खोज की और कैसे इसका इस्तेमाल करना सीखा और इससे फ़ायदे उठाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लोहे का प्रयोग एक आज आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। और इस उपमहाद्वीप में, मतलब हमारे कॉन्टिनेंट में, लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। 3000 साल पहले, ठीक है। पहला क्वेश्चन, लोहे का उपयोग कब से शुरू हुआ, तो 3000 साल पहले। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। महापाषाण मतलब, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि बड़ा पत्थर जो गहरा होता था। जो उस दौर की कब्रें जो होती थी, महापाषाण इसलिए कहा गया कि ये जो वक्त था, इस वक्त में क्या कब्रों को मेन हॉल बना करके और उनके साथ मृतक के साथ जो कुछ भी उनसे संबंधित चीज़ें होती थी वो भी दफन कर दिया जाता था और फिर उनको पत्थर से चारों तरफ से घेर दिया जाता था। तो इसी वजह से उसको महापाषाण की कब्रें कही गई है। तो महापाषाण कब्रों में हमें बड़ी मात्रा में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं और इनके बारे में 4 में आप पढ़ चुके हो। करीब 2500 वर्ष पहले, देखिए संबंध है ना, चैप्टर का लिंक होता है। पहले वाले पढ़ोगे तो फिर आगे वाला अच्छा से समझ में आएगा। तो करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ़ करने की, चूँकि पूरा तो जंगल ही था। लोहे की जब इंसान ने खोज की तो फिर जंगलों को काटने में, खेती के लिए ज़मीन तैयार करने में, हल बनाने में, ये सब चीज़ों में, फिर तलवारें, लड़ाई, युद्ध करने के लिए, ये सब चीज़ें में क्या हुआ, बड़ा बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ और चीज़ें बढ़ती चली गई। तो ये सब एक दूसरे से सब लिंक्ड है। तो अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था, लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि का उत्पादन बढ़ गया था। चूँकि जल्दी जल्दी लोहे का इस्तेमाल करके ज़मीन कोड़ना आसान होता है और बीज बोना भी। और औजारों की सूची, इन चित्रों के नाम चुनो, हंसिया, कुल्हाड़ी, सरसी। तो आप चित्र देखो, यहाँ चित्र नहीं है। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज़ करते हो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए। उठाए गए अन्य कदम, जैसे कि सिंचाई। तो समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों के बने रहना मुश्किल था। जब भी किसी राज्य की स्थिति ख़राब होती है तो वहाँ का शासकी नहीं चलती, वहाँ पर सल्तनत नहीं चलता। लोग कहते हैं कि शासक बदलो, या फिर लोग क्रांति लेके चले आते हैं, क्रांति कर देते हैं लोग, क्योंकि ज़्यादा दिन तक इंसान तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो शासक ऐसे ही जगहों पर रूल कर सकता है जहाँ पर अच्छे तरीके से कि खुशहाली वहाँ पर हो, समृद्धि हो, और वो खुशहाली समृद्धि के लॉ बनाए, ऐसे
कार्य करे, जिसके वजह से लोगों की सहूलियत हो, इनकम बढ़े, खुश रहे सब। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई के महत्वपूर्ण कदम थे, ठीक है, कृषि का औजार बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण कदम था कृषि क्षेत्र में, और फिर रोपाई करना सीखना अध्याय 5 में आपने पढ़ा था। तो उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई, क्योंकि मानसून के ऊपर हम खेती के ऊपर निर्भर करते थे। कभी मानसून अनिश्चित भी हो जाती है, कभी बारिश नहीं होती है, जबकि सिंचाई के बारे में जानने से फिर ये चीज़ें थोड़ा आसान हो गई। तो इस समय सिंचाई के लिए क्या था? अभी तो सिंचाई के लिए पंप सेट का इस्तेमाल करते हैं, इस समय क्या था? तो नहरें थी, कुएं खुदवाए जाते थे, तालाब बनाए जाते थे कृत्रिम तौर पर, जिसमें वर्षा का पानी जमा हो जाता था और फिर उससे सिंचाई के काम लेते थे। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए। खाली स्थान यहाँ पर भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला, क्योंकि अब तक के उत्पादन तक अनिश्चितता घटी थी, क्योंकि बारिश के ऊपर निर्भर रहते थे ना, तो अनिश्चितता थोड़ी कम हो गई, तो फसल में थोड़ा पैदावार बढ़ गया। तो कर अदा करने के लिए किसानों का उत्पादन बढ़ा, राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई, धन खर्च किया, तो ऐसे में थोड़ा सा सुधार हुआ व्यवस्था। तो गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तो हमारे उपमहाद्वीप में दक्षिण से उत्तर में कम से कम गांव में 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला और साधारण हलवाओं को उनवार, और भूमिहीन मजदूर दास, कैसिडियार और आदिमाई कहलाते थे। तो यूपीएससी स्टेट पीसीएस में यहाँ से सवाल बनता है। तमिल क्षेत्र में देखिए, गांव के जो लोग तीन तरह के लोग थे। अधिक क्षेत्रों में, तमिल क्षेत्रों में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? वेल्ला, साधारण हलवाओं को उनवार, और भूमिहीन मजदूर को दास, कैडेसियार और आदिमाई कहलाते थे। ठीक है। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। देश के मतलब ये भी सवाल यूपीएससी पूछ चुका है हिस्ट्री के, कि गांव के प्रधान क्या कहलाते थे? तो गांव के प्रधान क्या कहलाते थे? ग्राम भोजक। ठीक है, यूपीएससी में ये सवाल आया। ठीक है, क्लास 6 की ये किताब है, लेकिन यूपीएससी में सवाल बन जाते हैं। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते हैं। मतलब ग्राम भोजक जो होता है, गांव का जो प्रधान होता है, इस पद को भी क्या हो गया, एक संतान गुजरा, दूसरा आकर के बैठ गया, इस तरीके से अनुवांशिक इसको बना दिया गया था। यानी यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के, तो ये भी सवाल बनता है, क्या ग्राम भोजक अनुवांशिक था? हाँ, अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। तो इस पद पर सबसे बड़ा, जिसके पास ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी ज़्यादा होती थी, वही व्यक्ति ग्राम भोजक होता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण पराया राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे, और न्यायाधीश का और भी कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे ये लोग। कौन? ग्राम भोजक। यानी कि पहले का जो लोकल गवर्नमेंट था, ग्राम भोजक काफ़ी शक्तिशाली था, राजा से भी काफ़ी टच था, पुलिस प्रशासन से भी, और लोगों में इनकी बहुत चलती थी। जबकि आज गांव प्रधान के पास ना नॉलेज होता है, ना उतनी कार्यकुशलता होती है। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। स्वतंत्र कृषक मतलब जो ज़मींदार, जो ज़्यादा बड़ा है, जिसके पास ज़्यादा खेती करने के लिए ज़मीन है, उसको स्वतंत्र कृषक कहते थे, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास आम ज़मीन नहीं होती थी। उनके पास दास कर्मकार आते थे, मतलब दूसरे की ज़मीन पर काम करते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गाँवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। शिल्पकार मतलब जो कारीगरी के काम जो जानता है ना, उसको शिल्पकार कहा जाता है। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। अब तमिल भी चूँकि काफ़ी प्राचीनतम लैंग्वेज है, तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तो तमिल की देखो, यूपीएससी में मेंस में ये सवाल पूछा गया था, संगम साहित्य के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। पेपर जा करके 2018 का पेपर देखो, उसमें यूपीएससी मेंस GS1 में ये सवाल पूछा गया था। प्राचीनतम संगम साहित्य के बारे में पूछा गया था। तो तमिल की प्राचीनतम रचना, जो तमिल भाषा में जो प्राचीनतम जो रचनाएं जो लिखी गई, जो किताबें, जो पुस्तकें, उसको संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 250 साल पहले की गई थी। ठीक है, मतलब बौद्ध के 200 साल के बाद, बुद्ध के 200 साल के बाद। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै, वे कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। मतलब मदुरै एक, जानते हो आप, मदुरै काफ़ी फेमस है, तो केरला का एक प्रोविंस है शायद। तो कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों को जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है, वे संगम के साहित्य में पाए जाते हैं। तो ये वे कवियों के, देखो ये क्या था ना, कि तमिल रचनाएं जो है, ये कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। और गाँव में रहने वाले के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है, वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं, तो जो जिनके बारे में भी हम पढ़ रहे थे।
नगर क्या कहती है, कहानियाँ क्या है इसके, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएँ, पुरातत्व। तुमको जातकों के बारे में सुना होगा, तुमने जातकों के बारे में, जातक कहानियों के बारे में आपने आपको पिछले अध्याय में हमने आपको पढ़ाया। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में मशहूर है, जैसे बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। चूँकि ज़िंदगी में इंसान की कई सारे घटनाएं चलती रहती है, तो बौद्ध भिक्षु चूँकि वो भीख मांगते थे और फिर अपने आश्रम कुटिया यानी फिर जो कुछ भी विहार होता था वहाँ पर आकर के ईश्वर की आराधना करते थे, लीन रहते थे। तो कुछ कहानियाँ भी तो इंसान की बन जाती है ना, ज़िंदगी चलती है तो ऐसे आम कहानियों को जो आम भाषा में जो कही गई है उसी को जातक कथा कहा जाता है। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। देखो एक कहानी है, एक निर्धन के चतुराई। तो ये फेमस आम बौद्ध भिक्षुकों ने ऐसे कहानियों को फेमस किया। तो एक शहर में एक गरीब युवक रहता था, उसके पास एक मरे हुए चूहे के अलावा कुछ नहीं था। मतलब एक युवक के पास मरे हुए चूहे के अलावा कुछ नहीं। देखो बिजनेसमैन जो MBA की पढ़ाई कर रहे हो, देखो वो भी सुनो इस लेक्चर को, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो कैसे कोई आदमी बिजनेस, कैसे किस माइंडसेट के साथ इंसान बिजनेस में आगे चला जाता है। देखो एक मरा हुआ चूहा उसके पास था, उसने उस चूहे को एक सिक्के में भोजनालय वाले बिल्ली को बेच दिया। मतलब कोई बंदा जो बिल्ली के लिए भोजन चाहता है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो बिल्ली के लिए खाना चाहिए, जिसको हो सकता है उस ज़माने में बिल्ली की अहमियत हो। तो एक सिक्के में बिल्ली को भोजन के रूप में बेच दिया गया, कोई खरीद लिया। फिर देखो बेचना भी काफ़ी टैलेंटेड काम होता है, ठीक है। आसान नहीं है कि इंसान जो भी चाहे बेच ले, बेचने के लिए भी काफ़ी टैलेंट चाहिए। तो एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई, राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। जाहिर सी बात है, आंधी भी आ जाती है। तो बगीचा की पत्तियां टूट गई और सब नीचे गिर गया। उनका माली इसे साफ़ करने की बात से परेशान हो उठा, चूँकि माली होगा राजा का माली, तो काफ़ी परेशानी उसको साफ़ करने में। युवक ने माली से कहा, अगर लकड़ियों और पत्ते उसे मिल जाए, जो लकड़ी और पत्ते हैं इस बगीचे के अगर मुझे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। देखो कामयाब बिजनेसमैन, कामयाब तरक्की कर याफ्ता इंसान बनने के लिए आपको परिश्रमी भी होना चाहिए। लड़का कितना परिश्रमी है, चूहा बेचा एक सिक्के में, फिर यहाँ बगीचे पास आकर के मालिक को पटा रहा है क्या कि आप मुझे पत्ते और लकड़ियाँ चुनने दे दो, मैं सफाई कर दूंगा, ठीक है। मालिक तुरंत मान गया, अच्छा जान छूटा, है कि नहीं। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को, देखो युवक कितना स्मार्ट है, यानी कि मतलब ये मेहनती होने के साथ साथ स्मार्ट भी है। देखो इसने पैसे लिए, मतलब सॉरी उसने डील कर लिए, तय कर लिए उसके साथ, पत्ते और टहनियाँ मैं ले लूँगा। फिर उसने क्या किया, मैं खुद से नहीं चुनूँगा, उसने क्या किया, पास खेल रहे बच्चों को इकट्ठा कर लिया। ये काम तो बच्चे बड़ा अच्छा कर सकते हैं। और प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक मिठाई मिलेगी, ठीक है। मतलब आप उठाओ सब, मैं आपको मिठाई दूंगा। देखते ही देखते बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार, मतलब कोई कुम्हार था, राजा बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे पत्ते के ढेर खरीद लिए, लकड़ियाँ सब खरीद ली। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। देखो अब ये रुका नहीं, अब आगे बढ़ रहा है। उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बर्तन में पानी भर कर वह नगर के द्वार पर गया। मतलब उस दौर में हो सकता है पानी मुश्किल से मिलती हो, तो पानी भर कर एक बर्तन में क्या हुआ, नगर के द्वार पर गया जहाँ से आम लोगों का आना जाना है। और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिला दिया। घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, ठीक है, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। घास काटने वालों ने जिनको पानी पिलाया, लड़के ने जिसको पानी पिलाया, 500 लोगों को पानी पिलाया, तो कहा कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह बताऊंगा, मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी तब। उसके बाद देखो कितना स्मार्ट लड़का, अभी नहीं बोला कुछ। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। तो क्या देखो अच्छे दोस्ती भी करना बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ना है तो। छोड़ो लड़कियों का चक्कर और इधर उधर नौसत रहे, ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए अच्छी दोस्तियाँ करो, अच्छे लोगों के साथ दो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, उससे दोस्तियाँ करो, ठीक है। तो उसके बाद उस लड़के ने अच्छे एक व्यापारी से दोस्ती की और व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े के साथ शहर में आ रहा। देखो जाहिर सी बात है, काम के आदमी के साथ दोस्ती करोगे तो काम की बातें बताएगा, है कि नहीं। लड़का था स्मार्ट, व्यापारी से दोस्ती की, इसीलिए तो कोई काम का बात बतावे। तो व्यापारी ने बता दिया कि 500 घोड़ा लेकर के एक बहुत बड़ा व्यापारी इस शहर में कल आएगा। तो युवक को लगा अच्छा मौका है। युवक सुनकर क्या किया, घास काटने वालों के पास जा कर के कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्टर मुझे दे दो,
और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। ठीक है, मतलब कहा है कि गट्टर तुम लोग को पानी पिलाए थे ना, कल कहा था ना कि मैं क्या करूँ, तो लो अब मुझे एक गट्टर दे दो घास का, और तब तक तुम मुझको तब तक अपनी घास नहीं बेचना जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों की 500 गट्टर दे दिए, चूँकि 500 आदमी को पानी पिलाया था। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली, बड़ा स्मार्ट आदमी था, मतलब मार्केट में पहले से डिमांड बढ़ा दिया ही। ठीक है, मार्केट में डिमांड बढ़ा दिया, चूँकि कोई बेचने वाला था ही नहीं, चूँकि इन्होंने पहले वादा कर दिया था। आज की तरह लोग धोखेबाज तो नहीं होते ना, वादे को पूरी तरीके से निभाया उन लोगों ने। 500 जो चरवाहे थे, घास काटने वाले थे, लड़के ने बड़ी होशियारी से वो गया घोड़े के व्यापारी के पास जो वो घास खोज रहा था, तो 1000 सिक्के में 500 गठरी उससे ख़रीद ली। जाहिर सी बात है, डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो तो महंगा बिकता है। तो इस कहानी में आए व्यक्ति के व्यवसाय की सूची बनाओ। क्या क्या इसके सूची में आया, पढ़ते के लिए तय करो कि शहर में, गांव में, या फिर शहर में या गांव में, दोनों में। तो घोड़े के व्यापारी के शहर में क्या आया होगा। तो क्या महिलाएं कहानी में बताए व्यवसायों को अपना सकती थी, उत्तर के कारण बताओ। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है, शहरों से, गांव या फिर जंगलों से। जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते हैं। मूर्तिकार अपना कला से जीवन से जुड़ी घटनाओं को उकेरता है। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों, प्रवेश द्वार में सजाया जाता है। जहाँ लोग आते हैं मूर्ति को सजाया जाता है वहाँ पर, जहाँ से लोग को दिखे अच्छा से, आराम से। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर, महाजनपदों की राजधानी, जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे, जैसा कि तुम ऊपर चित्र भी देख रहे हो। अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। वलय कूप गुसलखाने या नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होता है। पराई वलय कूप के लोगों में घर में होते थे। दिल्ली में वलय कूप। तो हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था से कैसे भिन्न है। नीची सांची की मूर्तिकला या मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला। मध्य प्रदेश को का पुराना नाम क्या है बताओ तो कमेंट बॉक्स में, पहली बार सवाल पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बता दो। यह मध्य प्रदेश की स्थित सांची स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, 11 तक बने रहना तो पढ़ लोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंटों की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर की या किसी रेलिंग की लकड़ी की बनी है। इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। तस्वीर में देखो आप। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी की मिट्टी व कच्चे ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। तो ठीक है, बेरीगाजा यानी कि भरूच या यूनानी नाम की कहानी। बेरीगाजा की सकड़ी खाड़ी में समुद्र से आने वाले के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंग, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी, सिक्के का आयात होता था बेरीगाजा में। ठीक है, हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इतर यहाँ से निर्यात किए जाते थे। मतलब हमारे देश से हम लाते थे ये सब चीज़ें जो आपने पढ़ा भी, शराब, तांबा, टीना, सीसा, गूंगा, मोजा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी, सिक्के, और हम ये आयात करते थे। हिमालय की पहाड़ियों से ये सब चीज़ें आती थी। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। बेरीगाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। चलो, 2 ऐसी चीज़ें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। यह उसी में सवाल में से बताना है। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविक तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है। प्राचीन शहरों में वहाँ जो भी नागरिक गया हो या फिर कोई नाविक या फिर कोई ऐसा व्यक्ति घूमने के लिए, अगर उसने कुछ लिखा हो तो पता चलता है हमें। ऐसा एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्थरों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में भरूच ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। सिक्के 82 पर दी गई कहानी को तुमने देखा। किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को, मतलब पुरानी चीज़ों की खोज भी छानबीन करने वाला पुरातत्वविदों को इस युग के हज़ारों सिक्के मिले हैं। ठीक है, सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी के, सोने सिक्के पर विभिन्न आकृतियों के आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, कभी कभी वर्गाकार या गोला होता था। ये धातु की चादर की काटकर या धातु चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप से बनाए जाते थे, इसलिए आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। अब है विनिमय के अन्य साधन। विनिमय मतलब क्या होता है? आदान प्रदान, मतलब एक चीज़ लेकर के दूसरा चीज़ लेना, एक चीज़ बेच करके दूसरा चीज़ खरीदना, विनिमय। ठीक है, तो संगम साहित्य की छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवारों के समेटे, कहीं
पीछे ना छूट जाए, सरों से ना नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता था। व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते थे कि वे किस तरह से यात्रा कर रहे हैं। तो सवाल है आपके लिए। नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र था। नगर जो कि बड़ा होता है, जाहिर सी बात है लोग ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर गतिविधियाँ ज़्यादा होंगी, तो अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि देखो 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ यातायात व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी, अनेक मंदिर थे। आसपास के किनारे किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। मथुरा लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। कुषाण शासक चूँकि इसके विषय में हम पढ़ेंगे आगे, इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार, जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों के अनेक अभिलेख मिले हैं। अभिलेख वही जो दीवारों पर लिखी जाती है। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियाँ तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा का अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाला, माला बनाने वाला और इत्र बनाने वाला का उल्लेख मिलता है। मथुरा के लोग व्यवसाय की एक सूची बनाओ, जो एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। तो मथुरा के बारे में यहाँ सवाल आपसे पूछ रहा है, बता दो। शिल्प तथा शिल्पकार पुरास्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं। शिल्प वही जो शिल्पकार जो डिज़ाइनिंग, आर्टिफिशियल डिज़ाइनिंग, कारीगरी जो जानता हो एक से एक, ठीक है, उसी को शिल्पकार कहते हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काली चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। वाराणसी दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, मतलब एक कम्युनिटी जैसा कि आज होता है, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकार के श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना, जबकि व्यापारियों का श्रेणियों पर क्या काम था, संचालन करना। श्रेणियों बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा रखते थे। धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, उससे मिले लाभ को कुछ हिस्सा में जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। उत्तरी काल चमके पात्र, ये कठोर चार्क निर्मित धातु की तरह दिखने वाला एक चमकदार काली सतह वाले पात्र है। यह बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखता है। इसके परिणाम स्वरूप बर्तनों को बाहरी सतह काली हो जाती है। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती है। इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। सूत काटने और बुनने का नियम, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं और अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र के बारे में हमने पढ़ा। अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा। किस दौर में लिखा? मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले, क्या नाम था उनका? नाम याद करो, चंद्रगुप्त मौर्य, आज से 2500 साल पहले। इसमें वर्णन किया गया है किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। तो पता चलता है 2500 साल पहले भी लोग कपड़े बनाना जान गए थे। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पदुआ, सन का तैयार करने की काम विधवाओं, सक्षम महिलाओं, भिखुरियों, वृद्धा, वेश्याओं, राजा की आकाश दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त समझ रहे बात, छुट्टी लेने वाले देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के गुणवत्ता के अनुसार परिश्रमिक देना चाहिए, मतलब जो जितना मेहनत है जिसने जो किया उसको उतनी मेहनत की मजदूरी देनी चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल मंगवा सकती थी और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी। तो औरतें भी अच्छी बिजनेस करती थी। ये लोग भी, वे औरतें को कारखाने तक जा सकती है जो अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता हो, या फिर जो औरतें, ठीक है, जो औरतें कारखाने तक जा सकती है उन्हें अपना माल कारखाने तक सड़के मतलब खुद से ले जाना पड़ता था, जहाँ उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। उन्हें समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या इधर उधर की बातें करता तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। वाह, बड़ा बेहतरीन बात है। उस दौर में भी औरतों का इतना सम्मान था। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थी, ये भी एक सवाल है। सूक्ष्म निरीक्षण, मानचित्र 7 पृष्ठ 105। अरिकामेडू पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी जानकारी को पढ़ो। लगभग 2200 से लेकर के 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पत्तन था, मतलब पत्तन समझ रहे हो, एक पोर्ट था, ठीक है। यहाँ अरिकामेडू कहाँ पर ये पोर्ट था? ये पोर्ट था रोम में। यहाँ दूर दूर से आए जहाज से सामान उतारे जाते थे और यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा, शायद माल वाल रखने के लिए।
यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा क्षेत्र जैसे पात्र मिले हैं। इनमें से शराब, तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इन दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इस मोहरे पर लगी सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है। ऐसे कुछ बर्तनें भी मिली है जिन्हें डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे यही बनाए गए थे जहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी शामिल है। तो यहाँ पर कुछ दिलचस्प बातें हैं आपके लिए। तो अभिलेख मिट्टी के बर्तन, यहाँ पर कई बर्तनों पर ब्राह्मा लिपि में अभिलेख मिले हैं। ब्राह्मा लिपि वही है जो बाद में प्रचलित हो गया। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहा जाता था। मतलब बाद में इसे प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इस लिपि का उपयोग किया जाता। तमिल भाषा में पहले क्या था, ब्राह्मी लिपि को ही इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो ब्राह्मी लिपि है ये संस्कृत से निकला है। ये संस्कृत कहाँ से निकला है? संस्कृत कहीं से नहीं निकला है। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीर्ष और अर्धशीर्ष बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। मनके वही उस दौर की जो आभूषणें हुआ करती थी उसी के बारे में बात है। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले सूक्ष्म की सूची बनाओ कि ऐसा लगता है कि रोम के साथ हमारे संबंध थे, जिस तरीके से यहाँ पर बताई जा रही है। तो रोम को ढूंढो, मानचित्र 6 पृष्ठ 76। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़ा साम्राज्य की राजधानी था। यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बना दिया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। तो अगस्टस आप जानते होंगे, अगस्टस उसी के नाम से अगस्त बना है। अगस्टस ने बड़े बड़े रंग मंडल बनवाए। चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्हें स्नानघर भी बनवाए जहाँ स्त्रियाँ तथा पुरुषों के अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे, आराम करते थे। बड़े बड़े जलवायु सेतु के जरिए शहर के स्नानघरों, फव्वारों तथा गुस्लखानों के लिए पानी लाया जाता था। तो ये था पूरा चैप्टर। आप बताओ ये चैप्टर आपको कैसा लगा, कमेंट करके। अगर अच्छा लगा तो अच्छा बताओ, बुरा लगा तो बुरा बोलो। कोई कमी हो तो पूछो, सवाल है तो पूछो, मैं सब जवाब दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। बने रहो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।